एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएससी विजार्ड। आज से हम हमारी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम फ्रेश और एकदम एनर्जेटिक तरीके से एकदम स्टार्ट करेंगे हमारी फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आरबीएससी का सिलेबस जितना अच्छे से हो सकेगा सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी वो सब आपको करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट पार्ट जो हमारी बुक है उसके दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, तो ये आता है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ो, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होगा चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? चार्ज की वजह से। एंड स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है चार्ज की स्टडी जब वो रेस्ट पे हो। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होगा हमें वो चीज स्टडी करनी है। क्लियर? तो अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। भाई साहब ये चार्ज होता क्या है? तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज देखो, चार्ज मैंने लिखा हुआ है, चार्ज इज अ पार्टिकल। चार्ज एक पार्टिकल होता है विच हैविंग मास, जिसके पास क्या होता है? मास, कुछ मास होता है। ठीक है, चार्ज इज अ पार्टिकल विच हैविंग मास एंड जनरेट, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सराउंड इट। चार्ज एक पार्टिकल होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सराउंड इट, अपने आसपास। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। क्लियर? चार्ज दो फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मेरे लेक्चर्स अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लास में ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, चार्ज फिर से समझते हैं। चार्ज एक पार्टिकल होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सराउंड इट, अपने आसपास। एंड क्या? चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। चार्ज जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। आगे बढ़ते हैं। चार्ज जब रेस्ट पे होगा, चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड चार्ज जब मोशन करेगा, वो चाहे यूनिफॉर्म करे चाहे नॉन यूनिफॉर्म करे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब स्पीड एक ही हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब स्पीड चेंज हो रही हो। क्लियर? अब देखो, सी का मतलब इक्वल टू, मैंने सी से लिखा है क्योंकि कांस्टेंट मतलब केवल एक ही स्पीड से चलना, और यहाँ मैंने इसको काटा इसलिए इसका मतलब होता है नॉट। तो नॉट कांस्टेंट मतलब जब कांस्टेंट नहीं हो, वो कभी तेज स्पीड हो रही हो कभी धीरे स्पीड हो रही हो, तो उसके वो किस में आएगा? चार्ज के मोशन के अंदर कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट। ओके, सो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा, और जब चार्ज मोशन करेगा, यूनिफॉर्म करे या नॉन यूनिफॉर्म करे, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एवरी चार्ज ऑलवेज हैविंग मास। हर चार्ज के पास हमेशा मास होता है, तो नो चार्ज इज पॉसिबल विदाउट मास। हर चार्ज के पास मास होता है तो मतलब कोई भी चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं होगा। हम कितने चार्ज पार्टिकल्स जानते हैं? हम 3 चार्ज पार्टिकल्स जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड एक और चार्ज पार्टिकल होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम इसको बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी आप केवल इतना याद रखो कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर? अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा उसका 4 गुना, मास ऑफ प्रोटॉन के 4 गुना होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो 4 लिख दिया, 4 टाइम्स 4 गुना बड़ा है इसलिए 4 लिख दिया। एंड एमपी किस लिए लिखा है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 4 मल्टीप्लाई 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिख दिया है। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? तो पूरा अब ये क्लियर हो गया आपको, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी पढ़ेंगे, हम चार्ज की यूनिट्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं हमारी यूनिट्स ऑफ चार्ज पे। चार्ज की यूनिट्स
देखो किसी भी चीज़ को तुम, किसी भी आंसर को तुम एग्जाम में लिख के आओ तो उसके यूनिट्स के साथ लिख के आना, अदरवाइज अपना हाफ मार्क्स खो बैठोगे। क्या पता उस टीचर का मूड खराब हुआ तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो यूनिट्स को मत भूलना। तो यूनिट्स का मेन रोल है, तो यूनिट्स देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट्स। सबसे पहले आएगी हमारी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम, COULOMB, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, तो होती है कूलम। ओके, नेक्स्ट होगी इसकी CGS यूनिट। CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम। CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम, इसको ST- कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फैराड। एक्चुअली तुम बोल रहे होगे मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको फेराडे नहीं पढ़ते हैं, जनरली लोग इसको फेराडे पढ़ते हैं इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, बट ये होती है फेराड। ओके, सो फेराड, या फिर आप इसको फेराडे बोलो, पर सही प्रोनाउंसिएशन होता है फेराड। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। क्लियर? नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट होगी एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर। ओके, प्रैक्टिकल यूनिट होगी एम्पियर इंटू आवर। नेक्स्ट आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी वही होगी जो CGS थी। CGS थी हमारी स्टेट कूलम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी होगी स्टेट कूलम, ST कूलम लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है एब कूलम, एब कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होगी एब कूलम। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, पहला रिलेशन ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट रिलेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और CGS डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है आपसे। MCQ में पूछ ले, 1 वर्ड में पूछ ले, या मैच द फॉलोइंग व्हाटएवर, जो भी आपसे आ सकता है, आपके आ सकता है इसमें से। ओके, सो देखो 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम। आपसे कोई पूछे 1 फेराडे में कितने कूलम होते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेराडे एंड कूलम, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपको क्या लिख के आना है, 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 1 एम्पियर इंटू आवर में कितने कूलम होंगे, तो 1 एम्पियर इंटू आवर में होंगे 3600 कूलम। क्लियर? आपसे वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिकल यूनिट एंड SI यूनिट, ओके, एंड हाउ मेनी कूलम इन 1 एम्पियर इंटू आवर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है, जिसका आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना होगा, या फिर आपके MCQ में आ सकता है। क्लियर? तो जो मैंने इंपॉर्टेंट सारी आपको बता दी है, एक ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, बाकी लिखो तुम। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्लियर? नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइज अब हम आ गए हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। चार्ज की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर तुम मेरी बात यहीं ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हें इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब यहीं क्लास में लर्न हो जाएगा। क्लियर? तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती है चार्ज की। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन होती है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन होना। मान लीजिए कोई भी चीज़ हुई, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है, बट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे पढ़ेंगे हम, बट स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं लाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज रिपेल। इसमें सेम मैग्नेट का केस है, उसमें क्या होता था, जो सेम पोल होते थे, जो लाइक पोल होते थे वो क्या करते थे, रिपेल, बट जो अपोजिट पोल होते थे वो करते थे अट्रैक्ट। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल, बट जब हम नॉर्थ साउथ को लाएंगे पास में तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसी तरीके से लाइक चार्ज क्या करते हैं, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, 1 सेकेंड, सो सॉरी। लाइक चार्ज करेंगे रिपेल और अनलाइक चार्ज करेंगे अट्रैक्ट। ओके, चलो क्लियर हो गया तुम्हें केस। अब नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज हैविंग क्वांटाइज नेचर। क्वांटाइज मतलब क्या, आगे सुनते हैं, याद रखना। चार्ज हैविंग क्वांटाइज नेचर, इसको समझते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? अब देखो कौन होगा वो। बॉडी ए ये है, बॉडी बी ये है। बॉडी ए न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब, मान लीजिए ये जो मेरा मार्कर है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा।
इस बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। समझते हैं एक बार, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। बट जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, इस मार्कर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तब जाके ये बॉडी न्यूट्रल होगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करके क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाएंगे, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर? आगे आपको समझ में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मतलब, तो ये बॉडी ए जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही सेम क्वांटिटी में प्रोटॉन्स होंगे। तो देखो इसमें से क्या हो रहा है, देख रहे हो कि तुम इलेक्ट्रॉन्स निकल के बॉडी बी के पास जा रहा है, समझ रहे हो। यहाँ से हमने इन दोनों बॉडीज को ले लिया है, ये दो बॉडीज हमने ले ली हैं, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉडी ए क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है। बॉडी ए इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट कर रही है, और जो बॉडी बी है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी ए अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो मतलब ये अपना नेगेटिव चार्ज निकाल रही है, तो ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? पॉजिटिव बॉडी। मैं अगर अपने अंदर से नेगेटिव चीज निकालूंगी तो मैं क्या होती जाऊंगी? पॉजिटिव। समझ रहे हो। और ये बॉडी बी जो है, और जो सामने वाला बंदा मेरे अंदर से नेगेटिव चीजें ले रहा है वो क्या होता जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या होती जाएगी? बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए से निकल के बॉडी बी में जा रहे हैं, तो बॉडी बी को नेगेटिव बना रहे हैं, और बॉडी ए में से निकल रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव बॉडी होती जा रही है ये। समझ गए मेरी बात? ओके। एक और बात, अगर ये बॉडी ए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालती है या 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालती है, तो बॉडी ए पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? इस पे डेवलप होगा +2e +3e +4e। क्यों प्लस क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये क्या होता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है इस बॉडी पे। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, मतलब अपने अंदर से 2 नेगेटिव चीजें निकाल दी हैं, तो उसमें ही क्या 2 पॉजिटिव चीजें और आती जा रही हैं। समझ रहे हो। 2 पॉजिटिव चीजें बढ़ती जा रही हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस पर +2e चार्ज डेवलप होगा बॉडी ए के ऊपर, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम इस बॉडी बी की बात करें, इसने निकाले हम अंदर से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 4 निकाले हैं, 5 निकाले हैं, जो भी इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या डेवलप होता जाएगा? -2e -3e -4e -5e सो ऑन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी बी में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसलिए क्या लिखा हमने? माइनस का साइन लगाया है। बॉडी ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव का साइन लगाया है। समझ गए आप? अब क्वांटाइज नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है Q = +- Q = +- ठीक है। अब Q क्या है आपका? Q है आपका चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो निकालना। N होंगे आपके नंबर्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। +- इसलिए क्योंकि प्लस है, अगर पॉजिटिव बॉडी है तो उसके लिए हम प्लस यूज करेंगे, अगर नेगेटिव बॉडी है तो उसके लिए माइनस यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, अब जो ये E है इसकी एक वैल्यू होती है, इसको अपन नेक्स्ट अभी समझते हैं, अभी इतना याद रखो, ठीक है। क्वांटाइज नेचर का एक फॉर्मूला होता है Q = +- ये याद रखो। Q क्या है? चलो यही समझ लेते हैं। Q है चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। एंड जो आपका N है वो है आपका इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, ये 1 2 3 4 ये इंटीजर है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, ये N जो होगा ना हमेशा आपका यही होगा, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। N कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता है 0.5, कभी भी ये 5/2, 2/3, 0.26, 1.5, कभी भी ये इस तरीके से नहीं होगा। होगा तो हमेशा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। कभी भी ये ऐसे अपॉन में नहीं आ सकता या ऐसे डेसिमल में नहीं आ सकता है। हुआ क्लियर? समझ रहे हो ना?
अब जो आपका E होगा, E की एक वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको याद रखना है। क्या होती है E की वैल्यू? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आपसे बोला कि एक बॉडी से n = 2 आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कहा n = 2 निकला है आपका, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? Q = 2 निकले हैं, प्लस का दे रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, चलो प्लस माइनस ले लो अभी, तो प्लस माइनस n की जगह 2 लिख दिया, E की जगह क्या लिखोगे आप? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे क्या आ जाएगा? आपका बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा, आपकी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो आ जाएगा। इससे समझ गए? क्लियर हो गया? इसको अभी एक बार और समझा दूंगी मैं आगे, इसको नोट डाउन करो, एक भी पॉइंट मत छोड़ना, सब इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ क्वांटाइज्ड, रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था, यही फॉर्मूला था, Q = ±ne। Q का मतलब है चार्ज ऑन बॉडी। अगर किसी बॉडी पे हमको चार्ज निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = ±ne। तो Q होगा चार्ज ऑन बॉडी, N होगा इंटीजर नंबर, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, व्हाटएवर ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ इंटीजर नंबर के अंदर आएगा। ये हमेशा 1 2 3 होंगे, ऐसे सॉन चलते जाएंगे, बट ये कभी भी 1/2, 2/5, 6/7, 0.8, 1.2, 7.8 ऐसे कभी भी नहीं होंगे ये, ठीक है। हमेशा 1 2 3 4 5 इंटीजर के टर्म में होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर गलती कर दो तो इसलिए मैंने बताया है, ये पॉइंट याद कर रखना है। E क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट करना है हमें E से। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क से पूछने के चांसेस है। क्या है? वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फ्रैंकली। क्या होती है? फ्रैंकली। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मान लीजिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव बॉडी के ऊपर? पॉजिटिव बॉडी के ऊपर डेवलप होगा -3e। ई मैंने कहा था स्मॉलेस्ट चार्ज होगा क्वांटा। स्मॉलेस्ट चार्ज जो है क्वांटा, यूनिट ये दे रखी है स्मॉल ई, इस वजह से हमने यहाँ स्मॉल ई यूज कर रहे थे क्योंकि सबसे छोटी यूनिट होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 वो कहती है चार्ज हैविंग ट्रांसफरेबल नेचर। चार्ज का ट्रांसफरेबल नेचर होता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अब इसका ट्रांसफरेबल नेचर को थोड़ा और समझते हैं हम। जब हमने ये मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, हमने इन दोनों बॉडी को पास में रख दिया तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। समझ गए? जब हमने दो बॉडीज को पास में रख दिया, एक चार्ज ले ली, एक अनचार्ज ले ली, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे ट्रांसफर होना, ठीक है। तो समझते हैं एक बार। इट मीन्स व्हेन वी पुट, जब हम रखते हैं चार्जिंग बॉडी को नियर टू अनदर बॉडी, किसी अलग बॉडी के पास में, तो चार्ज स्टार्ट टू ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम एक चार्जिंग बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 भी ओवर। प्रॉपर्टी नंबर 6 है चार्जेस फॉलो एल्जेब्रिक समेशन मेथड। एल्जेब्रिक समेशन मेथड कैसे? अब देखो, मान लो ये एक तुम्हारी बॉडी है, इसके ऊपर तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है -2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी -2 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, +2 कूलम। तो भाई अब इसका क्या कैसे निकालेंगे हम? इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो उसको निकालेंगे हम इस तरीके से, Q टोटल इक्वल टू -2 कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 कूलम। बॉडी के ऊपर चार्ज निकल गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको एल्जेब्रिक समेशन मेथड फॉलो करके अपना आंसर निकालना है जब आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी। क्लियर? तो हो गया है ये। अब केवल 4 प्रॉपर्टीज और बाकी हैं, उनको हम देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। आगे बढ़ते हैं, ओके, नोट डाउन करो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि जो पॉजिटिव बॉडी है वो उसका मास डिक्रीज कर देती है। अब आप देखो, जनरली पॉजिटिव बॉडी अपना मास कैसे डिक्रीज कर देती है? जो पॉजिटिव बॉडी जो होती है
ये अपना इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इसके पास, तो अपना इलेक्ट्रॉन जब ये देती है तो इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो क्या होगा कि ये अपना मास दे रहा है ना, तो ये क्या पॉजिटिव बॉडी बनती जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है तो मास भी तो जा रहा है बॉडी का, तो इसी वजह से पॉजिटिव बॉडी का मास कम होता है और नेगेटिव बॉडी का मास ज़्यादा होता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिक्रीजिंग इट्स मास, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका मास भी जा रहा है। एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी इंक्रीजिंग इट्स मास, नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेती है, मास इलेक्ट्रॉन्स के साथ मास भी अंदर आता है तो मास भी बढ़ता है बॉडी का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अकेला सिस्टम, भाई ये पड़ा हुआ है मार्कर, ये कोई भी चीज़ है, ये मार्कर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लग रहा है इस पर, ऐसे चुपचाप रखा हुआ है बस ये, ठीक है। तो क्या होगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये रखा हुआ है मार्कर, केवल सिंपली ये मार्कर इस तरीके से रख दिया है मैंने। तो चार्ज हैविंग कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव नेचर मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव नेचर मतलब समझते हैं, इट मीन्स टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज चेंज नहीं होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे, मतलब ये बॉडी रखी हुई है, चुपचाप रखी हुई है, तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, चाहे 2 घंटे तक ऐसी पड़ी रहे, 3 घंटे तक ऐसी पड़ी रहे, इस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होगा, इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज रहेगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहेगी चार्ज इज मेजर्ड एंड डिटेक्टेड बाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज जो होता है किससे मेजर कर सकते हैं अपन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इससे हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज है। अगर लीफ फैल जाती हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर लीफ सिकुड़ जाती हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हम मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं चार्ज का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। हुआ क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 कह रही है चार्ज हैविंग इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट नेचर का मतलब क्या होगा, चार्ज इट मीन्स चार्ज डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज चेंज नहीं होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर कोई भी कार जा रही है तेज, अगर उसके अंदर जो चार्ज है वो उसकी स्पीड के रेस्पेक्ट में, स्पीड विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू इट्स स्पीड के रेस्पेक्ट में टाइम चेंज नहीं, स्पीड के रेस्पेक्ट में चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी जा रही है, तेज स्पीड से जा रही है, तो उसका मान लीजिए ये जो पेन है मैं इसको फेंक रही हूँ, एक स्पीड से फेंक रही हूँ, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनवेरिएंट नेचर। क्लियर? तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज एंड हो चुकी हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट, चार्ज बाय मास रेशो क्या होता है। हम जानते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और मास क्या होगा, मास होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 9.1 इंटू 10⁻31 kg -9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका जो आंसर आएगा वो मुझे निकाल के बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर ओवर हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है चार्ज क्या होता है, चार्ज में मास होता है, हमने पढ़ा है चार्ज पार्टिकल पढ़े हैं हमने 4, जिनका हमने मास देखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देन हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड्स मतलब किस किस मेथड से बॉडी चार्ज हो सकती है। तो मैं एक बार ब्रीफ दे देती हूँ आपको। 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, ओके। सो पहला होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन एंड चार्ज बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड्स होते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बाकी ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ये पॉइंट याद रखना, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? बाकी तो सभी पूछे जा सकते हैं, सारा इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको सब कुछ यहीं पे याद हो गया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। और अपनी प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं हम लोगों को। ओके, सो बाय।